साई राम बच्चों। हिंदी कक्षा 9 क्षितिज पाठ भाग 1 के अंतर्गत दो बैलों की कथा पढ़ाने जा रहे हैं। यह मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित एक अनुपम कहानियों में से एक है। पशु पक्षियों के माध्यम से मानवीय क्रिया को दर्शाए हैं। इसके प्रमुख पात्र दो बैल है और दोनों बैल का नाम हीरा और मोती है। ये बैल सीधे साधे भारतीय लोगों के प्रतीक है। ये शक्तिशाली, कमाऊ और सीधे साधे होते हुए भी मनमाने अत्याचार सहते हैं। कहानीकार इसके माध्यम से भारतीय लोगों की स्वतंत्रता दिखाना चाहते हैं। इस कहानी में 4 भाग है और इसे 4 भाग में हम पहला भाग का जो चर्चा करने जा रहे हैं, इसमें देखिए सबसे पहले लेखक पहले भाग में जानवरों में गधा की प्रशंसा किए हैं। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिमान माना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता। वह सुख दुख हानि लाभ सभी में एक जैसा रहता है। इसे सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीय भी अफ्रीका और अमेरिका में अपमान सहना पड़ता है। गधे से कुछ ही कम सीधा एक और प्राणी है, बैल है। ये कभी कभी अड़ भी जाता है, इसलिए इसका स्थान गधे से कुछ नीचा है। लेखक यहाँ पर गधा को एक संत और महर्षियों की तरह से उपाधि दिया है। जिस प्रकार से संत महात्मा लाखों दुख सहते हैं लेकिन बदले में कभी भी किसी प्रकार का कोई किसी को अपशब्द नहीं कहते हैं, इसी प्रकार से गधा को यहाँ लेखक ने प्रशंसा किया है। कितनों प्रकार का यदि उसके ऊपर कष्ट दिया जाए, खाने को मिले चाहे ना मिले, मालिक का वफादार होता है। कभी काम के लिए वो अड़ता नहीं है और न कभी वो असंतोष दिखाई देता है। कभी कभी हम लोग देखे हैं उसके नीचे दर्जे में और यदि गाय हो, बैल हो, कुत्ता हो, ये सभी जो है सो भौंक लेता है, काट देता है, लात मारता है। लेकिन इस गरीब को मारो, कितनों चाहे मार दो, चाहे कितनों खराब सड़ी ये जैसो कि घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी संतोष असंतोष की छाया नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार से लेखक यहाँ जैसो कि गधे की प्रशंसा किया है। और वास्तव में यदि हम तुलनात्मक बोध करें तो संत महात्मा की तरह है। वो कभी भी किसी को गाली गलौज नहीं करता है। खाना मिले तो भी, ना मिले तो भी, सुख दुख हर स्थिति में वो समान भाव से रहता है। ऐसे ही लेखक ने गधे की प्रशंसा किया है। उसके नीचे दर्जे में थोड़ा सा हम यदि जाना चाहेंगे तो वो है बैल। बैल जो है सो कभी सींग भी मार देता है, लात भी मार देता है, लेकिन गधा कभी ऐसा चीज़ नहीं करता। भले बेवकूफ़ की संज्ञा दी जाती है और तरह तरह कभी कोई थोड़ा सा लक्षण के कारण जो है सो कि लोग बेवकूफ़ का गधे का उदाहरण दिया करते हैं, लेकिन वास्तव में ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी इस प्रकाष्ठा में पहुंच गए हैं। वे आदमी वे बेवकूफ़ कहता है, सद्गुणों का कारण अनादर कहीं देखा जाता है, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर भी यदि हम देखेंगे तो भारतीयों का भी ये स्वभाव है। इसलिए लेखक यहाँ प्रशंसा किया है कि भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा होती है, क्यों अमेरिका में उसे घुसने नहीं दिया जाता है। देखिए यहाँ लिखा है, भारतीयों को अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है। यदि इस सब का बात यदि हम स्पष्ट करें तो स्पष्ट रूप से दिखने को मिलेगा कि बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुन कर के गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद ऐसी बातें सब कहला सकते थे। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार के सभ्य जातियों में गण्य बना दिया है। तो गधे के छोटा भाई का नाम ही हम लोग जानेंगे। गधे का छोटा भाई जिसको हम लोग बैल कहते हैं, जिस अर्थ में गधे का प्रयोग करते हैं उसी से मिलते जुलते अर्थ है। बछिया के ताऊ का भी प्रयोग बैल को कहा गया है।
कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने को आता है और कभी रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधा से नीचा है। अब हम लोग यहाँ काट पाठ का जो है 4 भाग है, उस 4 भाग में पहला भाग देखेंगे। झूरी काछी जो है किसान है, उस किसान के पास 2 बैल है और दोनों बैल का नाम हीरा और मोती है। दोनों बैल का नाम हीरा और मोती है। दोनों जो है सो कौन सा जाति से बिलोंग है? दोनों जो परसाई जाति से है। देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे, बहुत दिनों के साथ रहते रहते दोनों भाईचारा हो गया है। दोनों आमने सामने या आस पास बैठे हुए एक दूसरे से मुख्य भाषा में विचार विनिमय करते हैं। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझा जाता है हम नहीं कह सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिन्हें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यानी मुख्य भाषा में भी कैसे कैसे एक दूसरे की बातचीत कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे को चाट करके, सूंघ करके अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कभी कभी दोनों सिंग भी मिला लिया करते हैं और विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही घोल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते हैं और गर्दन हिला हिला करके चलते हैं, उस वक्त हर एक की एक चेष्टा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरे ही गर्दन पर पड़े। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों समय जब वो खोल दिए जाते तो दोनों एक दूसरे को चूट करके अपने थकान को मिटा लिया करते हैं। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, दोनों एक साथ उठाते, दोनों एक साथ नाद में मुंह डालते, एक ही साथ बैठते, एक साथ मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता है। माने इतने घनिष्ठ मित्र है। भगवान रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। अर्थात जिन मित्रों को दुख पड़ने पर यदि कोई मित्र उसको देखते नहीं है या तो पूछताछ नहीं करता है, ऐसे मित्र को देखने से पाप लगता है। निज दुख रज सममाना, मित्र दुख सुमेरु समाना। अपने दुख जो है धूल के समान समझना चाहिए और मित्र के दुख को पर्वत के समान समझना चाहिए। ये दोनों बैल में भी इसी प्रकार से घनिष्ठ मित्रता का उदाहरण देखने को मिलता है और सुख दुख हर हालत में एक दूसरे का माने जीवन साथी बन के रहते हैं। इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है। तो पहली घटना में हम लोग देखे दोनों बैल के बारे में, हीरा और मोती के सच्चे मित्रता के बारे में। अब हीरा मोती को झूरी के साला यानी गया के पास जो है सो कि कुछ काम के वास्ते भेज दिया जाता है। संयोग से झूरी ने एक बार दोनों बैलों के अपने ससुराल भेज दिया। बेचारे बैल समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया है, अतः वे अड़ गए। झूरी का साला उन्हें आगे धकेलता तो वो पीछे जोर लगाते। मुश्किल से वे सांझ को नया स्थान पर पहुँचे, वहाँ भी उसका मन न लगा। उन्होंने चारे में मुंह न डाला, नया घर उन्हें बेगाना सा लगा। बैल क्या जाने कि मालिक हमारे साथ क्या किया है, और मालिक बड़े वफादार है अपने बैलों के प्रति, लेकिन बैल समझ नहीं पाया। बैल समझा कि मालिक हम लोग काम ठीक से नहीं कर पाए हैं, इसके चलते हम लोग को ये बेच दिए हैं। वास्तव में बेचा नहीं गया था, उनके साला के यहाँ काम के वास्ते भेज दिया गया था। अब इसमें दूसरा कहानी आता है। बैल वापस झूरी के घर रात को दोनों बैलों ने क्या किया, बैलों ने कनखियों से एक दूसरे का इशारा करके चुपचाप सलाह किया और पाघे तोड़ करके झूरी के घर भाग चले। झूरी ने सुबह अपने बैलों को अपने चरनी पर खड़ा देखा तो गदगद हो गया। बैलों को आंखों में विद्रोह भरा स्नेह था। घर और गांव के बच्चे तालियां बजा बजा कर उसका स्वागत करने लगे थे। हाँ, पत्नी जरूर क्रुद्ध हो गई थी, वो उन्हें नमक हराम कहने लगी थी। गुस्से के कारण उसने बैलों को सूखा चारा डाला। बैल बेचारा चारा खाए तो कैसा खाए, बार बार मुंह टुकुर टुकुर देख रहे थे। झूरी ने नौकर को चारे में खली डालने को कहा, किंतु मालकिन के डर के बेचारे रह गए, क्योंकि मालकिन एकदम आग बगुला हो गई थी। कोई भी औरत अपने मायके का थोड़ा सा भी चुगली सुन नहीं सकती। ये तो दोनों नमक हराम निकला, उनके मायके से भाग के आया था, तो भला वो कैसे बर्दाश्त करती। इसलिए वो कह दिए थे चाहे कुछ भी हो जाए आज इसको सूखा ही देंगे, खाए तो खाए नहीं तो रहे ऐसे ही। इसके बाद देखिए
अगला दूसरा भाग हम लोग में समझेंगे। यहाँ थोड़ी सी बात आया है। झूरी प्रातःकाल सो के उठता है तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों पर आधा आधा गराव लटक रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ पे भरे थे। दोनों की आंखों में विद्रोह भरे स्नेह झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद होकर के दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमाल आलिंगन और चुमन का वो दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के बच्चे जमा हो गए। ताली बजा बजा कर उसका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अब अभूतपूर्व न होकर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीर का अभिनंदन पत्र देख देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया तो कोई गुड़ तो कोई चोकर तो कोई भूसी। इस प्रकार से बैलों को स्वागत किया। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया इतनी दूर से दोनों अकेले कैसे चल के आए हैं। तीसरा ने कहा बैल नहीं हुए तो उस जन्म के आदमी है। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली कैसे नमक हराम है बैल कि एक दिन वहाँ काम नहीं किया, भाग खड़े हुए हैं। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना नहीं दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया सारा चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी और भागे इसलिए कि लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह से बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी है। ये दोनों ठहरे काम चोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मंजूर को कड़ी ताकीद का कर दी गई थी। बैलों को खली भूसा मिला, उसके अलावा कुछ नहीं। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे, शायद कुछ आ जाए। झूरी ने मंजूर से कहा थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार डालेगी। चुरा कर डाला ना दादा, पेशे से तुम भी उन्हीं की हो से कहोगे। इस प्रकार से पहला भाग का अंत होता है और दूसरे भाग का हम लोग संक्षिप्त कुछ वर्णन करेंगे। देखिए दूसरे भाग में क्या होता है। दूसरे भाग में हीरा मोती द्वारा झूरी के ससुराल। दूसरे दिन झूरी का साला फिर जैसो कि हीरा मोती को ले गया। इस बार उसने दोनों बैलों को बहुत मोटी रस्सियों से बांधा, उसके सामने सूखा चारा डाल दिया। हीरा मोती को ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था। जबकि इस बार जैसो कि बैलगाड़ी में बांध कर ले जा रहे थे। बैलगाड़ी में जब बांध कर ले जा रहा था तो ये लोग बड़ा कोशिश कर रहे थे कि गाड़ी को हम तोड़कर भागें, है ना। अगले दिन उन्होंने हल में जुतने से इनकार कर दिया। झूरी के साले ने खींच करके उसके नाक पर खूब डंटे मारे, परंतु दोनों टस से मस न हुए, उल्टे हल को लेकर भाग गए। रस्सी, हल, जुआ, जोट सब टूट टाट करके बराबर हो गया, परंतु गले में लंबी लंबी रस्सियाँ थी इसलिए पकड़े गए। बैल फिर से भागे। अगले दिन उन्हें फिर से सूखा चारा मिला, लेकिन शाम के समय भैरव की नन्ही लड़की 2 रोटियां लेकर आई। रोटियां खा करके हीरा मोती की आत्मा प्रसन्न हो गई। उन्हें पता चला कि नन्ही लड़की की माँ मर चुकी है, इसलिए सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती है। मोती का दिल किया कि वे भैरव को या उसकी नई पत्नी को उठा करके फेंक दे, परंतु लड़की का स्नेह याद करके चुप रह गए। अगली रात उन्होंने रस्सी तुड़ा करके भागने की योजना बनाई। वे रस्सी को कमज़ोर करने के लिए चबाने लगे, परंतु तभी नन्ही लड़की ने आकर के दोनों बैलों की रस्सियां खोल दी। कारण रस्सी इतने मोटी थी कि मुंह में नहीं आ रहा था। बार बार कोशिश करने के बाद भी ये तोड़ नहीं पा रहे थे। लड़की देख रही थी कोशिश, भागने की कोशिश हो रहा है, क्योंकि उनको रूखा सूखा कुछ खा नहीं रहा था। बेचारा लोग ऐसे ही बिना खाए पिए रह रहे थे, लेकिन बैल लड़की के स्नेह के कारण ना भागे। लड़की ने खोल दिया। खोलने के बाद सोचा कि बैल सब भाग जाएगा, लेकिन वो भागा नहीं। तब लड़की ने बड़ा ज़ोर से चिल्लाना मचाया, शोर मचाया, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, दादा भागो भागो। अब इस तरह के बात को देख कर के हीरा मोती को लगा यदि अगर हम ना भागें तो ये भी नहीं होगा। पहले तो लोग नहीं भागे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका आरोप हमारे बच्ची पर हो जाए और सौतेली माँ ऐसे ही तो मारती है और उसको ज़्यादा दंड दे, इसके चलते नहीं भागे थे। बाद में चिल्लाने पर, बच्ची के चिल्लाने पर दोनों बैल भाग जाते हैं। हीरा मोती भाग खड़े हुए।
गया ने उसका पीछा किया। गांव के और भी लोग उसके पीछे हो गए। दोनों रास्ता भटक गए थे। नए नए गांव पर पार करते हुए एक खेत के किनारे पहुंच गए। तब तक उसका किसान और गांव वाले लोग बहुत दूर हट गए थे, उन लोग को पीछा नहीं कर पाया। और ये दोनों बैल जैसों की एक मटर का लहराता खेत में प्रवेश कर गया। भूख तो खूब लगी थी, कई दिनों से खाए नहीं थे। दोनों ने खूब मटर खाए और मस्ती में आकर के उछल कूद करने लगे। इसी बीच में वो सांड जो है सो कि उससे मुलाकात होती है। सदैव सांड जो है सो ताकतवर होता है, और वो सांड आज तक ऐसा कोई बैल उसके सामने नहीं आया था जिसको मार के नहीं भगाया हो। वो सांड जैसे ही दोनों बैल को देखा तो उसका हुकारना शुरू हो गया। अचानक उसके सामने बहुत बड़ा सांड आ गया। दोनों डर गए। मुकाबला कैसे करें? हीरा ने मोती को सलाह दी कि दोनों उस पर मिल कर के आक्रमण करें। ऐसी योजना बना दिया। उन्होंने यही किया। सांड पर सिंग चलाता तो दूसरे उसके पेट पर अपने सिंग घुसेड़ देता। सांड के दो शत्रु से लड़ने की आदत नहीं थी, और न कभी ऐसा स्वप्न में भी सोचा था कि हमको आगे पीछे से कोई वार करेगा। ये तो ज़िंदगी में पहली बार ऐसे उनके साथ टक्कर हुआ, इसलिए वो बेदम होकर के गिर पड़ा। दोनों ने उस पर दया की और उसे छोड़ दिया, नहीं तो वह मार गिरा देते। इस प्रकार से सांड का जो हुकारना था वो बंद हो गया। सांड भी सोचा कि ज़िंदगी रहे तो बहुत कुछ है, वो भाग गया। फिर हीरा मोती पकड़े गए। अब क्या हुआ, उसके बाद फिर इन लोग का जो भूख लग गई, फिर जा कर के मटर खेत में खाना शुरू कर दिया। इस बीच में पकड़े जाते हैं, विजय के नशे में दोनों बातें करने लगे। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। अभी उसने मटर खाना ही शुरू किया था कि दो आदमी लाठियां लेकर के आ गए और जाकर के मोती को पकड़ लिया। हीरा तो भाग जाता, परंतु मोती को बंधा हुआ देख कर के वो भागा नहीं। एक सच्चा मित्र की जो पहचान है ये हीरा मोती में देखने को मिलता है। मोती कीचड़ में फंस गया था, पकड़ा गया। हीरा ने मोती को फंसा देखा तो वापस लौट आया, वो भागा नहीं। रखवालों ने दोनों को पकड़ लिया और कांजी हंस में बंद कर दिया। अब तीसरे भाग में हम लोग जानेंगे कांजी हंस क्या होता है। ठीक है।